सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक काफ़ी हल्के विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार गंभीर विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं। तो एक हल्के विषय को भी चुना हूँ। विषय यह है कि जो मनुष्य समाज में गाली गलौज करते हैं, यह जो गाली गलौज है ये आखिर क्यों किया जाता है? समाज में इतना यह प्रचलित क्यों है? इसका प्रयोग इतना ज़्यादा कैसे है? अगर हम इस गाली गलौज के इतिहास को भी देखें और इसके मनोविज्ञान को, और इसके भीतर छिपे हुए बहुत सारे रहस्य हमें मिलेंगे। ये हल्का विषय होते हुए भी गंभीर विषय है। किसी भी भाषा में हमारे भावों को प्रकट करने की बहुत सारी अभिव्यक्तियां दी गई हैं, जिसमें से जो हमारी जो गंदी गंदी अभिव्यक्तियां हैं, हमारे भीतर जो मवाद है, जो विकृतियां हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन सब का जो जुनून है, जो जिद होती है, जब ये काफ़ी हावी हो जाता है तो हम अपशब्द का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे शब्दों का जिससे कि हमारी दो इच्छाएं पूरी हो जाएं। एक तो हमारे भीतर की जो विकृतियां हैं, जो कामनाएं हैं, जो दुर्वासनाएं हैं, वे प्रकट हो जाएं, और दूसरी कि सामने वाला जो है व्यक्ति या उसका पूरा समाज, उसका कौम, उसकी कौम, उसका पूरा देश, या उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी नस्ल, जिस चीज़ को वह इंगित करता है, यहाँ तक कि खेल में भी कोई टीम हो, कोई क्लब हो, यानी जो भी ग्रुप है, उससे जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे जो चिढ़ होती है, तो उसको हम व्यक्त करते हैं भद्दी भद्दी गालियों से। तो ऐसे शब्दों का हम चयन करते हैं। तो कौन भाषा कितनी अच्छी है, यह भी हम इन गालियों से देख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए संस्कृत में जो भी गालियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि संस्कृत में मूढ़ कहा जाता है, दुष्ट कहा जाता है, नरकगामी, नरपिशाच, नराधम, इस तरह की गालियां हैं, राक्षस और शूद्र, इस तरह की गालियां हैं। तो ये गालियां मनुष्य की उन अवस्थाओं को बताती है जो कि समाज में है, यानी उस वहाँ से विकास करने की संभावना है, उन चीज़ों को वो बताती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई ऐसा लिंग भेद करके नहीं गाली है संस्कृत में, यानी जिसको कहा जाता है कि लिंग जनित गाली जो होती है, माँ बहन की, या और मतलब स्त्रियों के जो यौन अंग हैं
उससे संबंधित जो गालियाँ होती हैं वो यहाँ पर गाली नहीं आपको मिलेगी। यानी जो स्त्रीलिंग हैं उसके प्रति बहुत सम्मान की भावना थी वैदिक काल में और संस्कृत भाषा में, और स्त्री पुरुष को बराबर समझा जाता था और स्त्रियों को बहुत आदर और पूज्य भाव से देखा जाता था। इसी के कारण गालियों का प्रयोग नहीं हो पाया, जिसमें कि ऐसी गालियाँ जो कि स्त्री संबंधित गालियाँ हो, जो कि स्त्रियों के चरित्र का हनन करता हुआ हो, ऐसी गालियों का कोई शब्दकोश संस्कृत में नहीं रहा। यह संस्कृत की एक सुंदरता है भाषा की। और इसका अर्थ है कि उस ज़माने में जो वैदिक काल लोकप्रिय था, उस ज़माने में महिलाओं का अच्छा आदर था, उनका सम्मान था और उनकी सुरक्षा संबंधित कोई बहुत परेशानी नहीं रही होगी। और वह एक सामाजिक टैबू नहीं बन पाया होगा, कि मान अपमान का विषय नहीं बन पाया कि गाली दी जाए। लेकिन जब ये मुस्लिम आक्रमण शुरू हुआ तो इस्लाम जो है वह कुंठित यौन मानसिकता को दर्शाने वाला मजहब रहा। तो वहाँ पर जो कुंठा थी तो इतनी ज़्यादा थी क्योंकि वो स्त्रियों के लूट पाट करना, उनको गुलाम बनाना, खुलेआम नंगा करके बेचना, मंडियों में यौनाचार करना, दुर्व्यवहार करना, ये बहुत ज़्यादा था। और वहाँ मतलब आप समझ लीजिए कि इस्लाम में आप कुरान में देख लेंगे तो स्त्रियों के यौन सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके साथ बलात्कार किया जा सकता है और उसका बलात्कार का करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सहमति का ही जहाँ मतलब नहीं है तो फिर बलात्कार का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो उनको खेती मान करके, ये कुरान में भी आयते हैं कि वो स्त्रियां खेती हैं आपकी, और जाइए और जितना जैसे चाहिए वैसे साथ वैसा व्यवहार कीजिए। तो वहाँ पर जो है स्त्रियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार था और इस वजह से जो गालियाँ थी वो स्त्री संबंधित, उनके कामांगों से संबंधित गालियाँ थी। तो वहाँ पर स्त्रियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय था और उसके लिए ही ये वहाँ पर पर्दा सिस्टम लगाया गया, हिजाब सिस्टम लगाया गया। भारत में हिजाब सिस्टम, पर्दा सिस्टम नहीं था, इस्लाम के आने के बाद ही यह हुआ। तो वहाँ पर स्त्रियाँ जो है सम्मान का विषय थी, क्योंकि जो प्रतिष्ठित लोग होते थे उनकी लड़कियों को उस तरह से अगवा कर लेना, उठा लेना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके लड़कियों को या माताओं बहनों को, किसी को भी, तो उनके प्रति जो सुरक्षा की भावना थी वो काफ़ी प्रबल थी और वे जो है अपनी लड़कियों को बचा के छिपा के रखते थे, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार होता था तो वो उसके मान अपमान साथ जुड़ जाता था। और यहाँ से जो है अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू हुआ और गाली गलौज ये बहुत ज़्यादा, इसमें वुमेन सेंट्रिक गालियाँ की शुरुआत हुई और वो गालियाँ फैलती चली गई। और यही सेम सिस्टम आप देखेंगे तो ईसाईयत में भी है, वहीं बाइबल में भी वही कल्चर है। तो जहाँ पर वुमेनाइजेशन बहुत ज़्यादा रहा और औरतों का दर्जा नीचा रहा, इस्लाम में भी औरतों का दर्जा नीचा दिया गया है, उनको संपत्ति का भी अधिकार नहीं दिया जाता है, उस तरह से बराबरी का अधिकार नहीं है। अगर उनके साथ बलात्कार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है तो उनको 4 गवाह भी लाने पड़ रहे हैं, उनके बात को या उनके एविडेंस को प्रमाण नहीं माना जा रहा है, उनकी ज़बान का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो हर जगह उनके साथ मतलब नीचे दर्जे का सब व्यवहार हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अपशब्द का प्रयोग शुरू हुआ, क्योंकि जब हम किसी को नीचा मानते हैं तो अपशब्द शुरू होता है। तो अपशब्द शुरू हो गया तो जितनी गालियाँ थी सब औरतों से संबंधित हो गई। और हालत अब ये है, और वे जो गालियाँ चलती गई अब उसमें बहुत सारे शब्द और जुड़ते चले गए। तो अधिकतर गालियाँ तो स्त्री से संबंधित ही हैं, हालांकि पुरुषों से संबंधित भी गालियाँ, पुरुषों के भी कामांगों से संबंधित भी गालियाँ हैं, लेकिन वे कम प्रचलन में हैं।
कुछ ही गालियाँ हैं जो प्रचलन में हैं। अधिकतर जो गालियाँ हैं वो स्त्री संबंधित है, और अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष से झगड़ा करता है तो वो गाली देता है तो वो स्त्री के अंगों से के लिए ही उसी कारण से देता है, वह पुरुष अंगों से संबंधित कम गाली देता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब स्त्रियां भी लड़ती हैं तो वे भी स्त्री से संबंधित ही जो अंग हैं उससे संबंधित ही जो संबंध बनते हैं, जो गाली बनती है उसको देती है। यह अचंभे वाली बात है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि स्त्रियां बराबरी करना चाहती हैं पुरुषों से हर मामले में, यहाँ तक कि नीचे गिरने के मामले में भी। यानी कोई गुंडा है तो उसके लिए उसके समानांतर में गुंडी भी होनी चाहिए। तो जितने भी दुर्वचन हैं ये सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्रियां भी प्रयोग कर रही हैं, धड़ल्ले से आजकल प्रयोग कर रही हैं। तो वह इतिहास से हम लोग सीखते आए हैं कि इस तरह से गालियों का विस्तार होता चला गया। और अंग्रेजी साहित्य हो चाहे अन्य भाषाओं के जो भी साहित्य हैं उनमें गालियों की बहुत आयत है, उनके शब्दकोश में गालियां हैं। लेकिन उनके समाज में, सभ्यता संस्कृति में गालियां हैं। भारत में नहीं थी, लेकिन भारत में चूँकि ये सभी आए और चूँकि वे जीते यहाँ पर आ करके उन्होंने शासन किया, तो जाहिर सी बात है कि जो हार जाएगा वो उपेक्षित हो जाएगा और फिर उनके साथ उन तरह का बर्ताव होगा और उनके गालियाँ भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग होंगी। तो जीतने वाला हारने वाले के खिलाफ में गालियों का शब्द का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर भी धीरे धीरे वे सब गालियाँ प्रचलन में आ गई और धड़ल्ले से प्रयोग होती हैं। फिर तो चाहे पत्र पत्रिकाएँ हों, फिल्म हो, सीरियल हो, और इन सब में गालियों को दिखलाया जाता है। हालांकि ये कहते हैं कि समाज में जो है वही दिखाते हैं हम, लेकिन यह भी होता है कि समाज में अगर एक शब्द का प्रयोग है तो वो उन्होंने 10 शब्द का प्रयोग करके उसको और फैला करके बढ़ा करके बताते हैं, जिससे कि उसका प्रचलन और ज़्यादा व्यापक हो जाए। अब इसके पीछे अगर हम मनोविज्ञान देखते हैं तो यह पाते हैं कि मनुष्य जो है काम केंद्रित बहुत ज़्यादा है, और काम केंद्रित होने की वजह से उनकी गालियाँ भी उसी से संदर्भ में निकलती हैं। और सामने वाले को अपमानित करने के लिए, भेदने के लिए गालियों का उद्देश्य यही होता है कि सामने वाले को मैं कितना अपमानित कर सकूँ, सामने वाले को कितना नीचा दिखा सकूँ, उसको कितना मैं अपने बाणों से छेद सकूँ। यानी ये हिंसात्मक भी होती है। ये गालियाँ जो है ये हमारे हिंसा को इंगित करती हैं। यदि आप देखेंगे गुंडे और पुलिस बहुत ज़्यादा गालियों का प्रयोग करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए, हताश करने के लिए। ऐसे सभ्य लोग हताश होते हैं, जो असभ्य हैं वे क्या हताश होंगे? वे तो उलट के वे भी गाली देंगे, दोनों पक्ष गाली देगा। और जहाँ पर एक पक्ष गाली नहीं दे सकता अपनी कमजोरी कारण, वहाँ वो सिर्फ गालियाँ सुनता है और खून के घूंट पी के रह जाता है। जैसे कि पुलिस गाली दे रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ सुन सकते हैं नहीं तो फिर मार भी लगेगी। तो गालियाँ तो हो सकता है कुछ लोग बताते हैं कि गालियाँ ट्रेनिंग में भी सिखाई जाती हैं। यह तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या ऐसा होता है, परंतु आप ऐसा समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए, हावी होने के लिए भी गालियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम उसे दबा सकें, उसमें भय का संचार कर सकें। तो सामने वाले को हराने के लिए, उसको हर तरीके से मानसिक रूप से तोड़ने के लिए गालियों का प्रयोग होता है। अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी गालियों का प्रयोग होता है। तो ये एक मनोविकृति है, और गालियों का प्रचलन बढ़ने के पीछे कारण यही है कि हम लोग एक विकृत समाज का निर्माण करते जा रहे हैं। और हमारा समाज जितना प्रदूषित हो जाएगा, जितना व्यभिचारी हो जाएगा, जितना अत्याचारी दुराचारी होगा, उतनी ही ज़्यादा गालियों की मात्रा का प्रयोग होगा। गालियों की मात्राएं बढ़ेंगी, इसकी वैरायटी बढ़ेंगी। और ऐसा भी समय
आ सकता है कि जब लोग स्वयं अपनी माँ और बहन तक को भी गाली देने लगे, भद्दी भद्दी गाली, कहीं किसी किसी समाज में हो रहा है। तो और धीरे धीरे फिर एक ऐसा ये फैशन भी हो सकता है, और समाज में जब लगातार कोई चीज़ होती है तो फिर आदमी में वह प्रतिक्रिया घटने लगती है। जब लगातार उन्हीं शब्दों को आप सुन रहे हैं तो उन शब्दों के प्रति फिर आप जो है इम्यून हो जाएंगे, और वे फिर उतने प्रभावित नहीं करने लगते हैं। परंतु इससे विकृति का तो पता चलता ही चलता है। सभ्य भाषा का प्रयोग सिर्फ सभ्य लोग ही कर सकते हैं जिन्हें वाणी पर नियंत्रण है। और अगर हम कहीं नियंत्रण होते हैं, खींच होती है, तो भी कुछ ऐसे शब्दों का ही चयन करना चाहिए जो हमारे फ्रस्ट्रेशन को दिखा सकते हैं, परंतु सामने वाले को इतना हर्ट नहीं करें कि वह संस्कृति सभ्यता के दायरे के बाहर हो जाए। क्योंकि सवाल इसका नहीं है कि हम उसे कितना अपमानित कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका भी है कि हम भाषा को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने व्यक्तित्व को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा अपना व्यक्तित्व कहाँ चला जाएगा। हम यदि यह सोचते हैं कि दूसरे को हम गाली दे करके हम ऊंचे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो यह हमारी एक भूल होती है। हम गाली दे करके बड़े तो कभी नहीं हो सकते, बल्कि यह हमारा छोटापन होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम गाली दे करके दूसरे को दबा देंगे या उसके ऊपर एक स्कोर कर गए। और किसी को गाली दे देने से भी कोई अपमानित नहीं होता। अपमानित तो व्यक्ति अपने ओछे कर्मों से होता है, ओछे विचारों से होता है। और अगर गाली देने से ही कोई किसी का मान अपमान होता है तो फिर इस तरह के मान का भी कोई बहुत महत्व नहीं होता है। वास्तविक मान तो वह है जो कि कभी अपमानित ना होता हो। नहीं तो ऐसे मान का क्या करना जो एक गाली भी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो गाली का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो यही बतलाता है कि हमारे भीतर में गंदगी जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो एक वो जहर का काम करती है, एक गुब्बार का काम करती है। हमारे जीवन में इतनी बेरोजगारी है, इतने ज़्यादा संघर्ष है, हर क्षेत्र में कंपटीशन हाई है और हम बहुत तेज़ी से प्रगति करना चाहते हैं, रेस में हैं। उस रेस में हम कहीं देर नहीं होना चाहते और कहीं भी कोई बाधा बर्दाश्त नहीं करते, और उसके कारण जो है हम गाली गलौज पर उतर आते हैं। परंतु गाली गलौज से कोई प्रगति नहीं कर पाता है, यह भी सच्चाई है। इससे सिर्फ हम अपनी भाषा की मर्यादा को लांघते हैं और इससे यह होता है कि हमारी ज़िंदगी में गाली कब प्रवेश कर जाती है हम समझ नहीं पाते, और फिर जो अपने करीबी हैं उनके खिलाफ़ भी हम गालियों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, और ऐसा कटु हिस्सा हो जाता है जो हमारे संबंधों को बिगाड़ कर रख देता है। जीवन भर की तपस्या को ये भंग कर देता है और हमारी जो जिह्वा है वो बिगड़ जाती है। और हम किसी से कितना भी प्यार किए हुए हों, किसी के लिए कितना भी कुछ किए हुए हों, एक भद्दा, एक गंदा शब्द उन सबको धो डालता है। और फिर हम कितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, बाद में वह फिर मैनेज नहीं होता। कितना भी लिपापोती करें, शब्द हमारे दिमाग में, विशेषकर कटु शब्द और गाली हमारे दिमाग में इतनी गहराई में उतर जाते हैं, उसके संस्कार इतने गहरे होते हैं कि बाद में फिर कितना भी कुछ कर दिया जाए वो हटते नहीं हैं। और ये शब्द जैसे आप देखें, जैसे उदाहरण है महाभारत में
द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था कि अंधे का बेटा अंधा, ये गाली थी। और इस गाली का इतना ज़्यादा असर हुआ और इतना ये मल्टी बाउंड हुआ, मल्टी फोल्ड हुआ कि उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत गहरा आया और कितने लाखों लोग मर करके इसकी कीमत चुकाए। एक स्त्री की गाली ने वहाँ तक प्रभाव डाला। वह स्त्री खुद भी अपमानित हुई, कईयों की जान भी ली। तो यह एक छोटी सी बात मालूम पड़ती है, लेकिन किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसका प्रहार कम नहीं होता, बल्कि बहुत गहरा प्रभाव होता है। और विशेषकर उनके खिलाफ यदि किया जाए जो काफ़ी संजीदे इंसान होते हैं, जो गंदे भद्दे इंसान हैं, तो वे तो खैर जो लगातार इन तरह की गालियों को सुनते आए हैं, आदी हो चुके हैं, तो उनके पर तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो संभ्रांत लोग हैं, जिनके सामाजिक बहुत प्रतिष्ठा है और जो बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, जो सभ्य व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर उनके खिलाफ में गालियों का प्रयोग कर दिया जाए तो उनके जेहन में ये बहुत गहराई में उतर जाता है और फिर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव ही मिलेगा। तो हम इस तरह से वैर को बढ़ाते चले जाते हैं। और बुद्ध कहते थे कि वैर से वैर शांत नहीं होता है। तो यह जो लगातार बढ़ता चला जाएगा और फिर बहुत बड़े युद्ध में बदल जाता है, बहुत बड़े हिंसात्मक गतिविधियों में बदल जाता है। अंग्रेज सभी जो थे भारत में बहुत गद्दी गद्दी गालियों का प्रयोग करते थे, जैसे सुअर वगैरह कहते थे, ब्लैक इंडियन, बास्टर्ड इंडियन। तो ये सब जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द इसलिए होते हैं ताकि हम इन्हें जलील कर सकें और मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ सकें। शासन करने की यह एक नीति भी होती है। तो शासन की नीति में यह भी होता है कि जिसके पर हम शासन कर रहे हैं उसको हम लगातार डिमोरलाइज करते रहें, हताश निराश जलील करते रहें, उसके बल को तोड़ते रहें, क्योंकि गाली हम लोग के बल को तोड़ देती है। तो एक व्यक्ति के बल को तोड़ देती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो गाली दे रहा है उसका क्या टूटता है? उसकी भाषा, सभ्यता, संस्कृति टूटती है, उसका चरित्र टूटता है। और फिर वह भी आमंत्रित करता है कि सामने वाला भी हमें कभी मौका मिले तो गाली दे। यह ठीक है, कमज़ोर स्थिति में वो हो सकता है गाली ना भी दे सके, लेकिन पीछे तो अवश्य गाली देगा, या मन में तो अवश्य गाली देगा जो आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, परंतु उसका इफ़ेक्ट आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला ही जाएगा। उसकी बद्दुआ आपके दिमाग में चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी को अशांत परेशान कर ही देगी। तो गालियों से आप अशांति फैलाते हैं और स्वयं भी अशांत होते हैं। तो हमें चाहिए कि इन गालियों से बच के रहें, और यदि हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ जाता हो तो सभ्य शब्दों का प्रयोग किया जाए, जो इतना इंगित करने के लिए काफ़ी हैं कि आप नाराज़ हैं, आप असहमत हैं बहुत बुरी तरीके से। तो उन तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी भावनाओं को भी प्रकट कर सकते हैं और अपने और उनके भीतर में बहुत गंदे स्तर पर, बहुत निचले स्तर पर गिरने से बचा सकते हैं दोनों ही पक्षों को। तो मैं समझता हूँ कि आप सब इस विषय में समझ गए होंगे। और गाली जो है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं, ये बचपन से भी जब हम दबाए जाते हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा, जहाँ हम कुछ बोल नहीं सकते, तो या अपने बड़े सीनियरों के द्वारा, तो वह जो दमन की नीति होती है उसके भीतर जो है, उस दमन से हमारे भीतर जहर बनता है, फ्रस्ट्रेशन बनता है, और वह जो है बर्स्ट आउट होता है इन विभत्स शब्दों में, खींच के रूप में ऐसे प्रकट होता है और मौके मौके पर यह फूटता रहता है, जो कि सभी के लिए नुकसानदायक ही होता है।
तो हमारी तरफ से कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिससे दूसरे को हताश निराश हो, और ऐसा व्यवहार भी नहीं करें कि किसी के भीतर में इस तरह का जहर बने कि वहाँ गाली खुद ब खुद उत्पन्न हो जाए। क्योंकि आखिर ये समाज में गाली उत्पन्न हुई कैसे? ये फ्रस्ट्रेशन से ही हुई है। चाहे वो काम संबंधित फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे कोई क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष संबंधित हो, दुख वेदना संबंधित हो, परंतु है निदान नहीं खोज पाने की वजह से और वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाने की वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब इस पर विचार करेंगे। ओम।